हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हमको अब कैसा सोल्यूशन मिलेगा। डीजेनरेट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। अब डीजेनरेट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन याद है क्या सब लोगों को? आपको याद है एम हम बोलते थे नंबर ऑफ रोज, एन बोलते थे नंबर ऑफ कॉलम। तो जब भी एम प्लस एन माइनस वन इनसे कम नंबर ऑफ अलोकेशंस मिलेंगे आपको, तो आप क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन कैसा आता है? डीजेनरेट आता है। जैसे देखिए इस केस में आपको क्या दिख रहा है? एम है नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है? तीन। एन है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स है? तीन। तो 3 + 3 6, 6 - 1 5। और इतने ही क्या हुए यहाँ पे? अलोकेशंस हुए। तो ये क्वेश्चन काय का हो गया? नॉन डीजेनरेट का हो गया। और अगर आप लोगों को याद होगा हमारा एक क्वेश्चन डीजेनरेट का आया था, जब हमने कहा था कि हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन यहां पे देखिए, नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 अलोकेशंस है। m प्लस एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है? कितने नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे? 4। प्लस कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? 4। 4 + 4 8 माइनस वन कितना आएगा? 7। तो देख रहे हैं नंबर ऑफ अलोकेशन जो है वो लेस है, किससे? m प्लस एन माइनस वन से। करके सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। होगा? याद है सब लोगों को? तो हम पहले वाले क्वेश्चन से डीजेनरेट का कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चंस भी देख लेंगे। 580 कॉस्ट आई है। चलिए वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमको यहाँ पे कितनी कॉस्ट आई है? 580 आई है ऐसी कॉस्ट। अब आप लोगों को क्या देखना है यहाँ पे? एम क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। कितनी दी हुई है? 4। एम जो होता है नंबर ऑफ रोज, कितनी दी हुई है? 4। एन जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स है यहाँ पे? 4 है। तो आप बोलेंगे देयरफॉर m प्लस n माइनस 1। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। m की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू है 4 माइनस 1 कितना आया? 7 आया। 7 जो है ये बड़ा है कैसे? 6 से है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर m प्लस n माइनस 1 ये बड़ा है। 6 क्या है यहाँ पे? अलोकेशन 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पे आपने अलोकेशन किया था। तो m प्लस n माइनस 1 ये बड़ा है किससे? नंबर ऑफ अलोकेटेड सेल से, या तो नंबर ऑफ अलोकेशन से है। करके सॉल्यूशन कैसा होगा? डीजेनरेट। देयरफॉर द गिवन सॉल्यूशन इज डीजेनरेट, या तब देयरफॉर द सॉल्यूशन इज डीजेनरेट, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझा? तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? डीजेनरेट। अब अगर इसको डीजेनरेट नहीं बनाना है, ठीक है, अब हमको इसको डीजेनरेट से काय में लेके आना है? नॉन डीजेनरेट में लेके आना है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग डीजेनरेट किसी सॉल्यूशन को कब बोलते हैं? जब बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अलोकेशन हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। लेकिन अगर हम 0 अलोकेट करेंगे तो वो कोई सेंस बनाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे केसेस में हम नया अलोकेशन करते हैं एप्सिलॉन। क्या एलोकेशन करते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू लगभग किसको रिप्रेजेंट करती है? 0 को। तो आप बोलेंगे एप्सिलॉन 10 कर रहा है किसको? 0 को। लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू एब्सोल्युटली 0 है क्या? नहीं।
वो 10 कर रहा है जीरो को, लगभग जीरो है, पकड़ लो 0.000000001 है, इतनी छोटी वैल्यू है, निग्लिजिबल वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जगह पे करेंगे अलोकेशन, ताकि कैसा कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाए नॉन डिजेनरेट में। चलिए करते हैं। उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम एप्सिलॉन को डाल सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे देयरफॉर वी मेक allocation epsilon to the cell having minimum cost and which does not form a loop with other allocations। या तो आप लिख सकते हैं विच इज, आप ये लाइन लिख सकते हैं विच डज नॉट फॉर्म अ लूप विथ अदर अलोकेशन, या तो आप इसी को लिख सकते हैं और विच इज इन इंडिपेंडेंट पोजीशन। याद है ना, जो लूप नहीं बनाता उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पोजीशन। तो आप ऐसा लिखो विच डज नॉट फॉर्म अ लूप विथ अदर अलोकेशन, या तो लिखो इसके जगह विच इज इन इंडिपेंडेंट पोजीशन। तो अब आप क्या कह रहे हैं, इसको समझो क्या लिखा है आपने। आप बोल रहे हो हमको यहाँ पे कितने अलोकेशन चाहिए, 7 अलोकेशन चाहिए। हमारे पास कितने अलोकेशन है, 6 अलोकेशन। तो हम बोल रहे हैं 7वां अलोकेशन यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो है ये लगभग 0 ही है, यानी इससे कुछ क्वेश्चन में चेंज होने वाला है क्या, नहीं। बस यहाँ पे नंबर ऑफ अलोकेशंस इक्वल हो जाएंगे जैसे हम एप्सिलॉन ले लेंगे किससे, m+n-1 से। तो हम यहाँ पे मोदी मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि मोदी मेथड लगाने के लिए एक कंडीशन आपको हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए कि m+n-1 इतने आपके आना चाहिए नंबर ऑफ अलोकेशन, तो ये आप मोदी मेथड लगा सकते हैं। हमारे पास 6 अलोकेशन थे, हमने 7वां अलोकेशन क्या ले लिया, एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को रैंडमली कहीं पे भी डाल देंगे क्या, नहीं। आपको एक चीज याद रखना है, पहली तो चीज एप्सिलॉन को आप मिनिमम कॉस्ट वाली वैल्यू पे डालोगे। ठीक है, जितना छोटा कॉस्ट हो सके उतने छोटे कॉस्ट में आप डालोगे एप्सिलॉन को, और सिर्फ मिनिमम कॉस्ट देख के डाल सकते क्या, नहीं। साथ साथ वो इंडिपेंडेंट पोजीशन में भी रहना चाहिए, मतलब उसने लूप फॉर्म नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं जहां पे अभी तक अलोकेशन नहीं हुए, सबसे छोटा नंबर मेरे को क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। दिख रहा है 1 को छोड़ के और कोई भी छोटा नंबर दिख रहा है क्या मेरे को यहाँ पे, नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी कॉस्ट डाल दूं, इस पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डाल दूं अलोकेशन एप्सिलॉन, तो ये किसी के साथ लूप बना रहा क्या, लूप याद है कैसे चेक करते, इसके पास वाले नंबर पे जाओ, जो भी सबसे पास में अलोकेशन वाला, नीचे पहुंच गए। उसके बाद इसके पास में कौन है, 7 है, पहुंच गए। 7 के बाद कौन है, 7 के बाद ये ऊपर वाला 7 है, यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे 5 पे पहुंच गए, नीचे गए तो 20 पे पहुंच गए। तो आपने 1 से शुरू किया था, आप वापस 1 पे आ पाए क्या, नहीं आ पाए। तो ये यहाँ पे लूप बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। यानी आप एप्सिलॉन की कौन सी सेल में डाल रहे हो, सेल जिसका कॉस्ट है 3, यानी 2 3। समझा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर वी allocate epsilon to the cell, कौन सा सेल, 2, 3 having cost 1। समझा, आपने इसी को क्यों एप्सिलॉन दिया, पहला तो इसका कॉस्ट सबसे छोटा है, दूसरा वो लूप नहीं बना रहा है। अब आपके पास यहाँ पे आगे मोदी मेथड लगाने के लिए काम जम गया, क्यों, क्योंकि अब आपके पास नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने हो गए, 7 अलोकेशंस हो गए। अगर आपके पास 7 अलोकेशंस हो गए तो फिर अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मोदी मेथड लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि m+n-1 की वैल्यू कितनी आई थी, 7, और उतने ही अब आपके पास क्या हो गए, नंबर ऑफ अलोकेशंस हो गए। तो उम्मीद है यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है, समझा। और अगर अभी नहीं भी समझा तो टेंशन लेना क्या नहीं, इसके ऊपर हम और क्वेश्चन देखने वाले हैं। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बताइए, मोदी मेथड याद है, हाँ। हम फाइंड आउट करते थे हर एक रो और हर एक
कॉलम के लिए वैल्यू करते थे, हर एक रो को हम रिप्रेजेंट करते थे यू आई से। तो जैसे ये हो गया u1, u2, u3, u4। हर एक कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते थे वी जे से करते थे। तो पहला कॉलम हो गया v1, दूसरा कॉलम हो गया v2, तीसरा कॉलम हो गया v3, चौथा कॉलम हो गया v4। तो हम थियरी क्या लिखते थे यहां पे, फाइंड ui and vj for each row and column respectively such that किस तरीके से आपको निकालने वाली वैल्यूज की फॉर एवरी या ऑल अलोकेटेड सेल्स क्या वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे मिलनी चाहिए। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ता था, हमेशा कोई एक तो भी वैल्यू को लेना पड़ता था जीरो। किसको जीरो लेते थे, जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा अलोकेशन हो। पहले रो में कितने अलोकेशन है, 2, दूसरे रो में 2, तीसरे रो में 2, चौथे रो में 1। पहले कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 2, तीसरे कॉलम में 2, चौथे कॉलम में 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अलोकेशन क्या है, 2। तो जो भी रो या कॉलम में 2 आपको अलोकेशन दिख रहा है, आप उसमें से किसी भी एक को ले सकते हैं 0। तो मैं ले लेता हूं लेट u1 इक्वल्स टू 0। अब जैसे मेरे को एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर एक बार आप निकाल के बताइए कि हम बिना लिखे डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये फॉर्मूले का आपको दिमाग में रखना है, क्या है, सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। तो देखो अभी हमारे पास काय की वैल्यू है, u की वैल्यू है, तो इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं हर एक अलोकेटेड सेल के लिए। तो देखो यहां से मैं दिमाग में बनाऊंगा वी जे का फॉर्मूला। वी जे का फॉर्मूला क्या आएगा, सी आई जे माइनस यू आई। अब आपके पास जब जगह नहीं है तभी ये काम करना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला अलोकेशन कहां पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम क्या रहेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो आएगा। तो जो पहली वैल्यू होती है ना अलोकेटेड सेल की, एज इट इज नीचे आती है। जैसे पहले वाले के लिए v की वैल्यू क्या होंगी 7, दूसरे वाले के लिए v की वैल्यू क्या होंगी 5। क्यों, v की वैल्यू क्या रहती है, सी आई जे माइनस यू आई होती है। तो v2 की वैल्यू क्या आएंगी, c12 माइनस u1। u1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। किसी भी चीज से अगर आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू चेंज होंगे क्या, नहीं। तो ये जो अलोकेशन है कौन सा, 1 और 2 वाला, इसका लोकेशन कितना है 7। तो 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा 7। उसी तरीके से जो लास्ट वाला लोकेशन है क्या है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम के लिए क्या आएगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम माइनस फर्स्ट रो आएगा। C14 की वैल्यू क्या है 5 माइनस U1 की वैल्यू क्या है 0। 5 में से 0 है क्या है वैल्यू 5 है। तो आप इसको ऐसा डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सच में समझ रहा है ना, ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा किसी को भी। अब देखो नेक्स्ट आप कौन सा वाला पॉइंट निकालोगे, जहां पे आपको अलोकेशन दिख रहा है। देखो V2 की वैल्यू 7 दिख रहा है मेरे को, है ना, और यहाँ पे 7 पे अलोकेशन दिख रहा है। तो मैं नेक्स्ट किसको निकालूंगा, U3 को निकालूंगा। फिर से सेम लॉजिक लगाऊं, मेरे को U चाहिए, तो U की वैल्यू क्या आएंगी, सी आई जे माइनस वी जे आएगा। मतलब कॉस्ट और v के बीच का डिफरेंस। तो 7 में से 7 गया, तो u की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगे। टेंशन मत लो, ये मैं जिनको डायरेक्ट सीखना था उनके लिए सिखा रहा हूं, मैं अभी पूरा लिख के बताने वाला हूं आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इस बारे में। उसके बाद फिर देखिए आपको ये मिल गया, v मिल गया और u मिल गया। अगर u3 की वैल्यू है 0 तो बताओ v3 कितना आएगा 3 आएगा। क्यों, क्योंकि जब 0 सब्ट्रैक्ट होता है कॉस्ट से तो क्या मिलेंगे आपको, v की वैल्यू 3 का 3 मिलेगी। अब देखो v3 मिल गया मेरे को, मैं u2 निकाल सकता है क्योंकि 1 पे भी क्या है अलोकेशन। u की वैल्यू क्या रहेंगी, कॉस्ट माइनस v, कॉस्ट की वैल्यू है 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, होगा। अब ये -2 वाली रो में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है।
फिर से आपको v की वैल्यू चाहिए, v क्या रहेगा c माइनस u, इसके लिए c क्या है 2, माइनस u की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस ऑफ -2 +2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी हमको ये लास्ट निकालना है, ये लास्ट भी निकाल लेते हैं। क्या निकालना है u की वैल्यू क्या रहती है c माइनस v, इधर के लिए c की वैल्यू क्या है 2, माइनस v की वैल्यू क्या है 5, 2 में से 5 गया क्या आएगा -3। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रहेगा कैसे करें हमने डायरेक्ट फाइंड आउट। अब मैं आपको स्टेप वाइज लिखा देता हूं कि इनको हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया है। तो चलिए देखिए, पहली स्टेप क्या रहती, आपने u1 की वैल्यू ले लिया 0। अब u1 वाले रो में कौन कौन से एलिमेंट है जहां पे आपने अलोकेशन किया है उनको देखो। पहला हमने किया है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया है तो फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम ये इक्वल आना चाहिए c1 2 से, u1 की वैल्यू 0 प्लस v2 ये इक्वल आना चाहिए c1 2 से, तो आएगा 7। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। याद रखना आपको ये डायरेक्ट निकालना आना चाहिए अगर आपके पास स्पेस नहीं है। क्या याद रखना कि अगर आपको c की वैल्यू चाहिए तो क्या रहती है u प्लस v, तो u की कहीं पे भी वैल्यू चाहिए तो वो क्या रहेंगे c माइनस v की वैल्यू चाहिए तो वो क्या रहेंगे c माइनस v। तो उस पॉइंट का कॉस्ट देखो और फिर वैल्यू को निकालो। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे v की वैल्यू निकालना, अभी तो मैंने निकाल लिया, अगर मेरे को डायरेक्टली निकालना रहता तो मैं क्या याद रखता v की वैल्यू क्या आएंगी c माइनस u। तो कॉस्ट कितना है इस पॉइंट में 7, इस रो के लिए u की वैल्यू क्या है 0, तो 7 माइनस 0 कितना आ गया 7। समझ रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट निकालना आपको आना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में कभी काल हमको स्पेस बहुत कम दी हुई रहती है, तो हमको उतने स्पेस में पूरा आंसर लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहां पे फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम ये आ जाएगा c1 4, u1 की वैल्यू 0 प्लस v4 इक्वल टू c1 4 कितना है 5, तो v4 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब वाले लॉजिक से देखो, हमको चाहिए v की वैल्यू, v क्या रहेगा c, कॉस्ट है 5 माइनस u है 0, 5 माइनस 0 कितना आ गया 5 आ गया। दोनों चीजें देखते हुए चलो। अब देखो आपने कहां पे वैल्यू निकाले रो वाइज, एक बार रो वाइज के फिर कॉलम वाइज जाओ, तो इस रो के बाद अब इस कॉलम पे आएंगे। ठीक है, पहला कौन से कॉलम की वैल्यू मिली v2 यानी सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 7 है, कहां पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी चाहिए c3 2 से इक्वल, हमको क्या की वैल्यू चाहिए u3 की, तो बताओ क्या आएगा u3 प्लस v2 की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू c32 कितना है 7, तो बताओ u3 की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे +7 उधर गया -7, 7 में से 7 गया 0। कैसे निकाले समझा। अब देखो मेरे को चाहिए u की वैल्यू, u क्या रहेगा c माइनस v, कॉस्ट क्या है यहाँ पे 7, u मेरे को मालूम नहीं है v मालूम है, तो आएगा 7 माइनस v, 7 माइनस 7 कितना आ गया 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता, सबको समझा पक्के में। उसके बाद देखिए अब हमको u की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे कितनी मिल रही है 3 मिल रही है, तो आप इसके हिसाब से वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या रहेगा कौन सा है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम ये इक्वल आ जाएगा c3 3 से, आएगा u3 हमारे पास है कितना है 0 प्लस v3 इक्वल टू c3 3 कितना है 3, तो v3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी यहां तक। तो अब हमको मिल गया v3 की वैल्यू, v3 मिल गया, अब हमारे पास क्या निकालने का बाकी है v1 निकालने का बाकी है, u2 और u4 निकालने का बाकी है। तो चलिए अब उनको निकालते हैं। अब हमारे पास v3 की वैल्यू है, तो ये वन एलिमेंट को देखते हैं, वन एलिमेंट कहां पे है सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये इक्वल आएगा c2 3 से, u2 की वैल्यू मालूम है क्या आपको नहीं मालूम, v3 की वैल्यू मालूम है क्या आपको मालूम 3 इक्वल टू 1, तो बताओ u2 की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे +3 इधर गया -3, 1 में से 3 गया कितना आएगा -2 आएगा। आगे कैसे निकाल रहे समझ रहा है ना आपको, आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं,
यहाँ पे मेरे को v दिया हुआ है, u निकालना है, तो u की वैल्यू क्या रहेंगी, c माइनस वी, यानी 1 माइनस 3, कितना आ गया, -2 आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम सीधा डायरेक्ट करेंगे, मैं सिर्फ ये लिखूंगा फॉर अलोकेटेड सेल और फिर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया। फिर से देखो मेरे को ये रो के लिए u की वैल्यू मिल गई, अब मेरे को काय की चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। तो डायरेक्ट अगर निकालना चाहूं तो क्या रहती वैल्यू, c माइनस यू, यानी 2 माइनस ऑफ -2 यानी +2, तो 2 + 2 कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखो निकाल के आता क्या, कहां पे ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये इक्वल आना चाहिए C2 1 से। U2 कितना दिया हुआ है, -2 प्लस V1 आपको निकालना था, इक्वल आना चाहिए C2 1 से, क्या है वैल्यू इसकी, 2, तो V1 की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे -2 इधर गया +2, 2 + 2 कितनी आ गई, 4 आ गई, बरोबर आई। अब हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो है U4, हमको V4 दिया हुआ है, तो आएंगे 4 पे, तो आएगा U4 प्लस V4 इक्वल टू C4 4, U4 दिया हुआ है क्या, नहीं, निकालना है, प्लस V4 दिया हुआ है क्या, है, कितना है 5 इक्वल टू C4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, यहाँ पे +5 उधर गया -5, तो 2 में से 5 गया, कितना आएगा -3 आएगा, तो ये आ गया आपके पास -3। तब आपको दोनों मेथड से निकालना आ गया, चाहे डायरेक्ट बोलो चाहे ऐसा लिख के बोलो, निकाल सकते बरोबर। अब हम आएंगे अनअलोकेटेड सेल पे, तो फॉर अनअलोकेटेड सेल्स, अनअलोकेटेड सेल के लिए क्या रहती वैल्यू, आपको याद रखना है dij की वैल्यू रहती Cij माइनस ui प्लस vj, क्या याद रखना है आपको, याद रखना है आपको, dij की वैल्यू क्या रहती, Cij माइनस ui प्लस vj। तो चलिए अब पहले एक बार हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली डेल की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं हम लोग सही तरीके से वैल्यू निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना, u और v आपको कहां कहां पे अनअलोकेटेड एलिमेंट दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 6 6 5 दिख रहा है। देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो अभी बहुत हार्ड लगेगा, पर एक बार अगर आपने इसको मास्टर कर लिया ना तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप स्पेस भी बचा पाओगे, जितनी स्पेस है उतने में बरोबर आंसर लिख पाओगे। समझो अच्छे से क्या करना, सबसे पहले u और v का एलिमेंट ऐड करना है। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो अनअलोकेटेड है, फर्स्ट रो की वैल्यू है 0 प्लस फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है 4, तो 0 + 4 कितना आया 4, जो भी आंसर आएगा ना यहाँ पे कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट करना, 4 में से 4 गया, क्या आएंगी वैल्यू 0 आएगी, आएगी, जितनों को नहीं समझा। दूसरा देखो यहाँ पे देखिए ये वाला एलिमेंट है जो हमारा अनअलोकेटेड है, कहां पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो के लिए u की वैल्यू है 0, v की वैल्यू है 3, तो 0 + 3 कितना हो गया 3 हो गया, हो गया। मैंने क्या बताया था, कॉस्ट माइनस u और v का सम, तो 3 - 3 क्या है वैल्यू 0 है। निकाल लिया डेल की वैल्यू, देख रहे हैं आपको लिखने की कहीं पे भी जरूरत पड़ रही क्या, नहीं, बस कंसेप्ट अच्छे से लगाना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 6 एलिमेंट है, ये हमारा अनअलोकेटेड, कहां पे, सेकेंड रो u की वैल्यू मालूम है, सेकेंड कॉलम v की वैल्यू मालूम है, दोनों को करना पड़ता ऐड, तो 7 + -2, तो माइनस होगा 7 में से 2 गया, कितना आएगा 5 आएगा। फिर क्या करना पड़ता है, जो भी यहाँ पे कॉस्ट रहा उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इनका एडिशन कितना है, -2 + 7 कितना आया 5, तो मैं 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या आएंगी वैल्यू डेल की 1 आएंगी, आएगी। सेम चीज ये 3 कहां पे, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो पहले u और v को करो ऐड, -2 + 5 कितना हो गया 3।
अब आप यहाँ पे क्या करोगे, दोनों को करोगे सबट्रैक्ट, कॉस्ट माइनस इनका एडिशन, 3 में से 3 गया, कितना बचा आपके पास वैल्यू, 0 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर उसके बाद 9 है, देखो अनअलोकेटेड सेल कहाँ पे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 + 4, सी और वी को ऐड करो तो हो गया 4, फिर कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 4 गया, कितनी आई वैल्यू, 5 आई। सेम चीज फिर से करो, कौन सा है अनअलोकेटेड, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो 0 + 5 कितना हो गया, 5, कॉस्ट में से इनको सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3 आएगा। नीचे वाला 6 भी अनअलोकेटेड है तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो है -3 + 4, -3 + 4 कितना हुआ, 1, फिर कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5। सेम चीज फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, तो -3 + 7 कितना हो जाएगा, 4, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर उसके बाद ये 5 है, कहां पे, फोर्थ रो थर्ड कॉलम है, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो की वैल्यू है -3 प्लस थर्ड कॉलम की वैल्यू है 3, -3 + 3 0, फिर कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट करो इनका एडिशन, 5 में से 0 गया, कितना बचेगा, 5 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप यहाँ पे अब डायरेक्टली लिख सकते हो, सिंस ऑल dij इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे कहीं कहीं पे dij की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब भी dij की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 आए तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल बट एन अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब हमने जो आंसर निकाला उससे हमको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, लेकिन ये एक लौता आंसर है क्या, नहीं, कोई और भी आंसर हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये डायरेक्ट आप लोगों को निकालना आ जाएगा कि फिर से इसको सॉल्व करके बता दूं। देखो जितने लोगों को नहीं आया उन लोगों के लिए मैं निकाल देता हूं। ये था पहला आपके, तो D11 क्या आएंगे इसकी वैल्यू, जिन लोगों को समझ गया उनको अब लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो D11 क्या रहेगा, C11 - U1 + V1, C11 की वैल्यू 4 -U1 की वैल्यू 0 + V1 की वैल्यू 4, तो 0 + 4 4, 4 में से 4 गया 0 आया बरोबर। सेकंड कहां पे था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आएगा C13 - U1 + V3, C13 कितना है 3 - U1 की वैल्यू 0 + V3 की वैल्यू 3, 3 में से 3 गया 0 आया बरोबर। समझ रहा है सबको। नेक्स्ट अनअलोकेटेड था सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो D22 क्या रहेंगी वैल्यू, C22 - U2 + V2, C22 कितना है 6 -U2 कितना है -2 + V2 कितना है 7, -2 + 7 5, 6 में से 5 गया, कितना बचे वैल्यू, समझ रहे हैं। तो आप ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं पुरते है पेपर में, ऐसा मत कहिएगा, आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या रहेंगी वैल्यू, C24 - U2 + V4, C24 कितना है आपके पास 3 -U2 कितना है -2 + 4 कितना है 5 है, तो -2 + 4 कितना हो गया 3, 3 में से 3 गया, क्या है वैल्यू 0 आए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो इस तरीके से आप बाकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिंस ऑल dij इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल बट एन अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो अब आप निकालेंगे यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, निकालेंगे आप, निकालेंगे ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बताइए क्या आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता, 7 मल्टीप्लाई होगा अलोकेशन जो था 10 से, प्लस पहली रो में और क्या अलोकेशन है 5 मल्टीप्लाई होगा 20 से, तो 5 मल्टीप्लाई हो गया 20 से, प्लस सेकेंड इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा 40 से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 40 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन से, बट एप्सिलॉन निग्लिजिबल है
तो अगर 1 को आप लगभग जिसकी वैल्यू 0 उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, लगभग 0। तो उसको ऐड करके कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, तो उसको छोड़ दो। फिर आएगा 7 इंटू 20, तो आएगा 7 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 20। ध्यान, जो हमने पहले आंसर निकालता है शायद 580, उतनी वैल्यू आएंगी। और आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 देयरफॉर एप्सिलॉन इज निग्लिजिबल। क्योंकि वो निग्लिजिबल है तो हम उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। ये वाली लाइन आपको लिखने की जरूरत है क्या पेपर में, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने एप्सिलॉन क्या है ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके रखा है, और आपने एक बार मेंशन कर दिया है तो आपको बार बार मेंशन करने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती है। हमने यहाँ पे किया ना, अच्छा हमने यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, यहाँ पे मेंशन करो where epsilon tends to 0 epsilon is not equals to 0, यहीं पे मेंशन कर देना इसको, ठीक है, याद रहेगा पक्के में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक फ्रेश क्वेश्चन शुरू करते हैं और पूरी मेथड लगाते हुए उसको आगे चलते हैं। चलिए जैसे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द कॉस्ट मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 873 supply 60 70 80 डिमांड 50 80 80 और इसका टोटल दिया हुआ है 210। जब भी ऐसा टोटल यहाँ पे लिखा हुआ हो तो आपको क्या समझ जाना है, पहला तो क्वेश्चन बैलेंस्ड है। तो आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पे बताने की जरूरत है क्या कि क्वेश्चन बैलेंस्ड है, नहीं। फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपका कैसा है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड है। तब आप इसमें लगाएंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। लगा देंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल्स से ही सॉल्व करूं ये जरूरी है क्या, नहीं। आप तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं। मैं पर्सनली हमेशा वोगल्स लगाता हूं। तो यहां पे आ गया पेनल्टी, यहां पे भी आ गया पेनल्टी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेनल्टी फॉर फर्स्ट राउंड के साथ। क्या करना पड़ता, ढूंढना पड़ता है सबसे छोटा कॉस्ट। पहले रो में कौन सा है 3, उससे जस्ट बड़ा 7, दोनों के बीच में फर्क 4 का। दूसरी रो में सबसे छोटा कॉस्ट 3, उससे जस्ट बड़ा 8, 3 और 8 दोनों के बीच में फर्क 5 का। सबसे छोटा कॉस्ट 3, उससे बड़ा 5, 3 और 5 के बीच में कितने का फर्क है 2 का,
है सेम चीज। पेनल्टी फर्स्ट राउंड के लिए, कॉलम के लिए देखो, पहले कॉलम में सबसे छोटा नंबर 3, उससे बड़ा 8, 3 और 8 के बीच में कितने का फर्क है 5 का। दूसरे रो में सबसे छोटा एलिमेंट 3, उससे बड़ा 7, 3 और 7 के बीच में कितने का फर्क है 4 का। सबसे छोटा एलिमेंट 3, उससे बड़ा 5, दोनों के बीच में कितने का फर्क है 2 का। होता है। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ता, लार्जेस्ट पेनल्टी। लार्जेस्ट पेनल्टी क्या है 5। आप ये रो भी ले सकते हैं या तो ये कॉलम भी ले सकते हैं। मैं ले लेता हूं रो, तो इस रो से अंदर जाएंगे तो इस रो में आपको ढूंढना पड़ता है लार्जेस्ट पेनल्टी। ये वाले रो में लोवेस्ट कॉस्ट, सबसे छोटा कॉस्ट। यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, तो 3 पे कर दो अलोकेशन। 3 पे क्या अलोकेशन कर सकते हैं, 3 जो रो में उसकी वैल्यू है 70, 3 जो कॉलम में उसकी वैल्यू है 50। दोनों में से छोटा कौन है 50, तो मैं यहाँ पे अलोकेट कर दूंगा 50। करूंगा 50 में से 50 गया तो क्या बची वैल्यू यहाँ पे 0। 70 में से 50 गया तो कितनी बची 20। जो भी रो या कॉलम की वैल्यू 0 आ जाए आपको क्या करना पड़ता है, उसको कैंसिल कर देना पड़ता है। कर दिए, पहले इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे सेकेंड राउंड की। पेनल्टी फॉर सेकेंड राउंड, पहले एलिमेंट कट गए तो 7 और 3 के बीच में कितने का फर्क है 4 का। 8 और 9 के बीच में कितने का फर्क है 1 का। 3 और 5 के बीच में कितने का फर्क है 2 का। तो पेनल्टी फॉर फर्स्ट राउंड, ये हो गया पेनल्टी फॉर सेकेंड राउंड। पहला कॉलम कट गया तो डालेंगे डैश। दूसरे कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 3, उससे बड़ा 7, दोनों के बीच में फर्क 4 का। 3 और 5 दोनों के बीच में फर्क 2 का। फिर से क्या करना पड़ता है आपको, लार्जेस्ट पेनल्टी, सबसे बड़ी पेनल्टी क्या दिख रही है 4, मेरे को रो में भी दिख रही है और कॉलम में भी दिख रही है। दिख रही है, तो चलो इस बार मैं कहां से जाता हूं, नीचे से कॉलम से चला जाता हूं। जाऊंगा नीचे कॉलम से, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो बताइए सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 3। ये वाला आ गया कॉलम लार्जेस्ट पेनल्टी। लार्जेस्ट पेनल्टी में क्या ढूंढते हैं, लोवेस्ट कॉस्ट, क्या है 3। तो चलिए अब ये 3 में हम अलोकेट कर देंगे। इस रो में कितना एलिमेंट है 80, कॉलम में कितना एलिमेंट है 80, तो मैंने 80 कर दिया यहाँ पे अलोकेट। तो 80 में से 80 गया 0, 80 में से 80 गया 0। तो एक अलोकेशन करने से मेरा पूरा रो की वैल्यू भी 0 हो गई, मेरे पूरे कॉलम की वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये रो और कॉलम कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो बची, एक ही कॉलम बचा। जब भी एक ही कॉलम बचे तो हम फिर से पेनल्टी लगाते बैठेंगे क्या, नहीं, हम डायरेक्टली अलोकेशन कर देंगे। क्या है वैल्यू ये कॉलम की 80, तो चलिए 80 बांटते हैं। पहले 3 को मैंने दे दिया 60, तो 60 में से 60 गया, कितना बचा 0। 80 में से 60 गया, कितना बचा 20। आखिरी एलिमेंट के लिए यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो 20 को कर देंगे अलोकेट। 20 में से 20 गया 0। जिन लोगों को भी अभी भी वैम नहीं समझा है अच्छे से और इनको लगता है कि मेरा वैम में गलत हो सकता है, तो आप लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से भी जा सकते हैं, है ना। लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड यूज कर लेना। वो भी अगर हार्ड लगता है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल यूज कर लेना, बस आंसर सही निकालिएगा आएगा। तो आप देंगे देयरफॉर द इनिशियल बेसिक फिजिबल solution is given by। किस तरीके से मिलेगा अब आपको आपका सॉल्यूशन, फिर से टेबल बनाना पड़ता है। चलिए फिर से टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या अलोकेशन किए, पहले रो में सिर्फ एक अलोकेशन है, 3 को आपने दिया है 60। दूसरे रो में 2 अलोकेशन है, 3 को 50, 9 को 20। 3 को 50, 9 को 20। उसके बाद नेक्स्ट रो में सिर्फ 3 के पास अलोकेशन है, कितना है 80। तो चलिए 3 को मिल गया अलोकेशन यहाँ पे 80 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, समझा पक्के में। तो इस केस में मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा, बस यहाँ पे कितने एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट निकले यहाँ पे निकले। तब आपको देखना है कि आपके पास m की वैल्यू कितनी थी 3, n की वैल्यू कितनी थी 3, 3 प्लस 3 6, 6 में से बन गया 5। कितने अलोकेशन मिलने चाहिए थे 5, हमारे पास कितने अलोकेशन है 4। तो हम इसमें मोदी टेस्ट लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते, लेकिन पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्या आएगा पहले कॉलम में 3 × 50 प्लस सेकेंड कॉलम में 3 × 80 प्लस थर्ड कॉलम में
3 इंटू 60 प्लस 9 इंटू 20, तो 3 5 आर 15, 3 8 आर 24, 3 6 आर 18, 9 2 आर 18, तो 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो कितना आ रहा है इससे कॉस्ट 750 आ रहा है। बट यहां पे m जो क्या होता है नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं 3 है, n जो क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं 3, तो देयरफॉर m प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 कितना आएगा 5, ये जो है ये बड़ा है किससे, कितना लोकेशन थे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4, तो ये बड़ा है 4 से, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर m प्लस n माइनस 1 ये बड़ा है किससे नंबर ऑफ अलोकेशन से। तो अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया डीजेनरेट, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज डीजेनरेट, और अगर ये डीजेनरेट है तो हम इस पे डायरेक्ट मोदी मेथड लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बेसिक वेरिएबल जीरो हुआ है, तो जो भी वैल्यू जीरो हुई है उसके जगह हम क्या डाल देंगे एप्सिलॉन डाल देंगे। तो चलिए अब इसमें हमको डालना है कहीं ना कहीं पे एप्सिलॉन की वैल्यू, अब बताइए एप्सिलॉन यहाँ पे कहाँ पे डाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे इसको डीजेनरेट को नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, यानी आप एक अलोकेशन आप बढ़ाएंगे, तो आप लेंगे देयरफॉर वी allocate epsilon to a cell having least cost and which do not form a loop with other allocations। करेंगे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, सच में जब समझा क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने एप्सिलॉन अलोकेट किया, वेयर एप्सिलॉन जो वैल्यू है ये कैसी है निग्लिजिबल है, यानी 10 कर रही है जीरो को, बस अभी तक जीरो बनी नहीं है, यानी 10 to 0 याद है ना, नियरली जीरो, मतलब वो जीरो ही है अगर आप प्रैक्टिकली लेंगे तो, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है। समझ में आया? पक्के में समझा, सच में समझा। एप्सिलॉन ऐसा सेल ढूंढना है जो लीस्ट कॉस्ट हो, यहाँ पे जो अभी तक अनअलोकेटेड सेल है उसमें सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है मेरे को 5 दिख रहा है, 5 छोड़कर और कोई भी छोटा है क्या उससे नहीं, तो अगर मैं 5 पे एप्सिलॉन को डालता हूं तो बताइए यहाँ पे 5 सबसे छोटा है, छोटा है, लूप बना रहा है क्या, लूप भी नहीं बना रहा, क्योंकि 5 से आप कहाँ पे जा सकते हो, आप 3 पे जा सकते हो, 3 से आगे कहीं पे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, तो ये लूप बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। ऊपर भी जाके देखो आप 5 से कहाँ पे जा सकते हैं 9 पे, 9 से कहाँ पे जा सकते हैं 3 पे, 3 से वापस आने की कोई जगह है क्या, नहीं है, तो लूप बन रहा है क्या, नहीं। लूप कब बनता है, जब आप जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म करो तो क्या बन जाता है, लूप बन जाता है, बनता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक पक्के में सबको। तो चलिए अब हमको मिल गया ये वाला टेबल, तो आप लेंगे देयरफॉर allocate एप्सिलॉन टू सेल, कौन सी सेल में किए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो सेल 3 हैविंग कॉस्ट, कितना कॉस्ट था यहाँ पे कर दिए। अब आपको क्या लगाना है यहाँ पे मोदी मेथड लगाना है, तो चलिए अब इसमें मोदी मेथड लगा देते हैं। मोदी मेथड लगाने के लिए आपको सप्लाई डिमांड का जरूरत पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है, तो सप्लाई को भी हटा दो और डिमांड को भी हटा दो, तो यहाँ पे जरूरत काय का पड़ता है,
आपको हर एक रो को रिप्रेजेंट करना पड़ता है यू आई से, हर एक कॉलम को रिप्रेजेंट करना पड़ता है वी जे से। तो जैसे पहली रो हो गया तो हो गया यू वन, दूसरी रो हो गया तो हो गया यू टू, तीसरी रो हो गया तो हो गया यू थ्री, पहला कॉलम हो गया तो वी वन, दूसरा कॉलम हो गया तो वी टू, तीसरा कॉलम हो गया तो वी थ्री। तो आप लिखेंगे वी हैव टू फाइंड यू आई एंड वी जे फॉर ईच रो and column such that किस तरीके से for allocated cell क्या होना चाहिए Cij की वैल्यू आनी चाहिए ui प्लस vj आनी चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपको क्या करना पड़ता, जो भी रो या कॉलम में सबसे ज्यादा अलोकेशन है, पहले रो में कितना है एक, दूसरे रो में दो, तीसरे रो में दो, पहले कॉलम में एक, दूसरे कॉलम में एक, तीसरे कॉलम में तीन, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अलोकेशन कहाँ पे है कॉलम में, तो उसकी वैल्यू ले लो 0। तो आप लेंगे लेट v3 इक्वल्स टू 0 आएगा। अब हम दिमाग लगा के बिना कुछ लिखे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, अगर आप सी आई जे बोलते हैं यू आई प्लस वी जे, मेरे को थर्ड कॉलम के लिए, ठीक है, ये जो थर्ड कॉलम है इसके लिए काय की वैल्यू मालूम है v की, किसकी नहीं मालूम है u की, है ना। तो मैं अगर u का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या रहेगा, u की वैल्यू रहेंगी c माइनस v, क्यों c की वैल्यू रहती है u प्लस v। तो आपको जो भी निकालना है, जैसे मेरे को यहाँ पे u निकालना है तो v को उधर भेज दिया तो आएगा c माइनस v आएगा। तो चलिए c माइनस v ये वैल्यू आएंगी u की। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है 3, v क्या है 0, तो 3 माइनस 0, u की वैल्यू कितनी आ गई 3। कॉस्ट क्या है 9 माइनस v क्या है 0, 9 माइनस 0 कितना आ गया 9। कॉस्ट क्या है 5 माइनस v क्या है 0, 5 माइनस 0 क्या आ गई वैल्यू u की 5 आ गई। इजी है, पक्के में समझा? देख रहे आपको थियरी भी लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो वैल्यूज। सेम चीज v के लिए करो, v3 तो मालूम है, v2 निकालना है। बताइए v2 कैसे निकालोगे, v चाहिए तो u प्लस v इक्वल्स टू c होता है, मेरे को चाहिए v तो यहाँ पे प्लस u, उधर गया तो माइनस u, तो v की वैल्यू क्या आएंगी c माइनस u। कॉस्ट क्या है 3 माइनस u क्या है 5, 3 में से 5 या तो क्या आएगा -2। बस याद रखना है करना कहां पे, जहां पे अलोकेशन है। ऐसे ये 11 पकड़ के करोगे क्या, नहीं, 11 पे कोई भी अलोकेशन है क्या, नहीं, हमने लिखा है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो रहा है ये अलोकेटेड सेल के लिए। नेक्स्ट अलोकेटेड सेल कहां पे 3 है? यहां पे हमको काय की वैल्यू मालूम है, u की मालूम है, v की मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो v की कैसे निकालेंगे, v की वैल्यू रहेंगी c माइनस u, तो 3 माइनस 9 क्या आ गई वैल्यू -6 आ गई। और आप चाहो तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर, अगर v3 को आप 0 ले लेंगे, पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दो, u1 निकाला 3, u2 निकाला 9, u3 निकाला 5, v1 निकाला -6, v2 निकाला -2, बस थ्योरी में यहाँ पे इतना लिख दो, आ गया। कोई भी दिक्कत? अब अगर ये अलोकेटेड सेल के लिए था, फिर अब किसके लिए निकालेंगे, फॉर अनअलोकेटेड सेल। अनअलोकेटेड सेल के लिए क्या रहती वैल्यू, dij इक्वल टू cij माइनस ui प्लस vj रहता है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देखो यहाँ पे अनअलोकेटेड सेल कहाँ पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो, मैं निकाल के लिखते जाता हूं यहाँ पे, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को क्या याद रखना है यहाँ पे हमेशा, फॉर्मूला क्या है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वीजे। तो पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलो 3 में से 6 गया, ये दोनों को ऐड करना पड़ता है, तो +3 प्लस -6 तो हो जाएगा 3 में से 6 गया, 3 में से 6 गया -3 आएगा। अब क्या करना पड़ता है, इनके एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो 8 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा +3, तो 8 + 3 कितनी आ गई वैल्यू 11 आ गई। आई कैसे आई समझाना, D11 क्या रहेगा C11
माइनस u1 प्लस v1। c11 कितना था 8 माइनस u1 कितना था 3 प्लस v1 कितना था -6, तो 3 में से 6 गया -3, तो आएगा 8 माइनस ऑफ -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ गया 11। आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, समझा पक्के में? इजी है, समझ रहा है? बस वही लॉजिक लगाओ, ठीक है। ये भी अनअलोकेटेड है, तो क्या होगा, पहले तो इसके लिए u और v को ऐड करो। इसके लिए u क्या है 3 प्लस v क्या है -2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, फिर cos से सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 1 गया, कितना बचा 6 बचा। नेक्स्ट अलोकेटेड कौन सा है 8, 8 जहां पे उसके लिए रो की वैल्यू है 9, उसके लिए v की वैल्यू है -2, तो ये दोनों को ऐड करते तो 9 प्लस -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, अब cos से सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 7 गया, कितना बचेगा बचेगा। इजी है, सच में समझ रहा है? कर लेंगे डायरेक्ट ऐसा, फिर से देखिए, u है 5 प्लस v है -6, 5 में से 6 गया -1, तो फिर अब 11 में से क्या आ जाएगा -1, यानी 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 होगा, समझा ना? 11 ये है, इसके लिए रो की वैल्यू 5 प्लस इसके लिए कॉलम की वैल्यू -6, 5 -6 -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर चाहो तो यहाँ पे थ्योरी के लिए सिर्फ इतना लिख देना, d11 की वैल्यू आई 11, d12 की वैल्यू आई 6, d22 की वैल्यू आई 1, d31 की वैल्यू आई, निकाल लिए हर एक अनअलोकेटेड सेल के लिए वैल्यू। हर एक वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, आ रही है, तो आप लिखेंगे एज ऑल dij is greater than 0, therefore the given solution under test has optimal and unique solution। ऑप्टिमल भी है और साथ साथ कैसा है, यूनिक है। और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या ऐसा? नहीं। यूनिक कब आता, जब हर एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू dij की 0 आ जाती तो एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता था। तो आप नहीं, देयरफॉर ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आ जाएगा? ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास कितना निकालते, कॉस्ट 750, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक? पक्के में समझ रहा है? आप चाहो तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा हूं, आप फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज लिख के कैसा लिख सकते हैं आप इसका आंसर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या करना, फिर से वाला डब्बा बनाना, अलोकेशंस वाला, जो अलोकेशंस हुए हैं वो अलोकेशन जो रेड से करके रखा हूं वो लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे और फिर ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन ही एक नई वैल्यू आई है, और हमको मालूम है एप्सिलॉन कैसा है, निग्लिजिबल है। एप्सिलॉन निग्लिजिबल है मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, लगभग 0 है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम इसको कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। तो 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, ऑप्टिमल कॉस्ट में 0 ऐड करोगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। समझा पक्के में? किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंक सोर्स 1 2 3 4 1 2 3
सप्लाई डिमांड 8 12 9 25 10 9 11 32 7 4 10 40 6 7 8 23 50 40 30 120। फिर से क्वेश्चन आपको कैसा दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है, क्योंकि उसी ने दे दिया, तो आपको निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर उसने नहीं दिया हुआ होता फिर हमको दिखाना पड़ता था कि क्वेश्चन कैसा है, बैलेंस्ड है। अभी उसी ने हमको बैलेंस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तब ऐसा करूं, इसको दूसरी मेथड से करके दूं, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से करेंगे इसको। तब हम यहाँ पे यूज करेंगे द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ता है मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। फिर वो मिनिमम कॉस्ट में देखो कितना सप्लाई है, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40, तो आप यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 40। 40 में से 40 गया 0, 40 में से 40 गया 0, यानी कॉलम की वैल्यू भी क्या आ गई 0, और ये रो की वैल्यू भी क्या आ गई 0। आगे नेक्स्ट अलोकेशन क्या होगा, अब जितने एलिमेंट कटने से बचे हुए उसमें ढूंढो सबसे छोटा कॉस्ट क्या है, 8 10 6 9 11 18 में सबसे छोटा कौन है, 6 है। अब इसको कितना अलोकेट करूंगा, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू है 23, रो की वैल्यू है 50, तो मैं मिनिमम अलोकेट कर सकता हूँ, तो मैंने अलोकेट कर दिया 23। 23 में से 23 गया तो 0, 50 में से 23 गया तो 27, कॉलम की वैल्यू क्या आ गई 0, तो पूरा कॉलम भी कट गया। नेक्स्ट अलोकेशन फिर से लीस्ट कॉस्ट क्या बचा है, 8 10 9 11 में 8 सबसे छोटा है, 8 के लिए वैल्यू क्या है 25 और 27, तो मैं यहाँ से अलोकेट कर देता हूँ 25। 25 में से 25 गया 0, 27 में से 25 गया 2, फिर से कॉलम की वैल्यू क्या आ गई 0, तो कॉलम को काट दो। अब मेरे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बचा है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 10, ये 10 पे कितना सप्लाई 2 और 32, तो मैं यहाँ पे कितना अलोकेट कर सकता हूँ 2, 2 में से 2 गया 0, और 32 में से 2 गया 30, क्योंकि ये आपकी रो की वैल्यू आ गई 0, तो पूरी पूरी रो हो जाएंगे कैंसिल, बचा एंड की वैल्यू 11, 30 डिमांड 30 सप्लाई, 30 का 30 दे दे, कट के हो गया 0, कट के हो गया 0। हो गया, कितने अलोकेशन हुए 1 2 3 4 5, 5 अलोकेशन है आपके पास। m प्लस एन माइनस 1 कितना आएगा 3 प्लस 4 7 माइनस 1, कितने आने चाहिए थे 6 अलोकेशन, आपके पास कितने आए 5 अलोकेशन है, तो आप मोदी मेथड लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, क्या आएगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो जो आपने अलोकेट किया है उसको लिखिए, पहले रो में 25 23 25 23 और कुछ अलोकेट किया, 10 को 2 भी किया हुआ है तो 2, उसके बाद
4 पे 40, 4 पे 40, उसके बाद 11 पे 30, 11 पे आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहां तक? अब आप इसका निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा? 8 मल्टीप्लाई होगा 25 से, प्लस 10 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 23 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 40 से, प्लस 11 मल्टीप्लाई होगा 30 से। तो कितना आएगा? 8 5 जार 40, 8 2 जार 16, तो आगे 200, प्लस 10 2 जार 20, 6 3 जार 18, 6 2 जार 12, 12 प्लस 1 13, प्लस 4 4 जार 16, प्लस 11 इंटू 30 तो आएगा 330 आएगा। आएगा तो बताओ, 0 प्लस 0 प्लस 8, पहली वैल्यू आ गई 8, फिर 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो कितना है कॉस्ट आपका? 548। अब हमको देखना है कि ऑप्टिमल कॉस्ट है कि नहीं, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते क्या? नहीं। हियर m जो होता है नंबर ऑफ रोज, कितने रो दिए हुए आपको? 3। n जो होता है नंबर ऑफ कॉलम, वो कितने दिए हुए हैं आपको? 4 दिए हुए हैं। तो देयरफॉर m प्लस n माइनस 1 जो होगा 3 प्लस 4 माइनस 1, कितना हो गया? 6। ये लेस है किससे? नंबर ऑफ अलोकेशन से। कितने अलोकेशन है आपके पास? 5 आए। तब अगर आपको मोदी मेथड यहाँ पे लगाना है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एप्सिलॉन को करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज डीजेनरेट। कैसा सॉल्यूशन है ये? डीजेनरेट सॉल्यूशन है। अब अगर ये डीजेनरेट सॉल्यूशन है, हमको नॉन डीजेनरेट बनाना है, तो आप क्या करेंगे? देयरफॉर allocate epsilon to the cell having least cost and which do not form a loop with given allocations. Here epsilon tends to 0, that is epsilon is not equals to 0, मतलब epsilon की वैल्यू 0 के करीब है, यानी लगभग 0 है। 0.10 बार 01 इतनी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कैसी है वो वैल्यू? निग्लिजिबल है, यानी उसको लेने से नहीं लेने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। फिर ले क्यों रहे? क्योंकि हमारे पास अलोकेशन है सिर्फ और सिर्फ 5, हमको कितने अलोकेशन चाहिए? 6 चाहिए। समझा पक्के में? तो चलिए अब ढूंढो सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी दिख रही है? 7 है। 7 से छोटी और कोई भी अनअलोकेटेड है क्या? नहीं। तो आप इनमें किसी एक को एप्सिलॉन डाल सकते हैं। तो चलो मैं इधर डाल देता हूँ एप्सिलॉन। डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लूप बना रहा है क्या? नहीं। मैं 7 से 10 की ओर जा सकता हूँ, आगे 8 की ओर जा सकता हूँ, वापस आ सकता क्या? नहीं। मैं 7 से 6 की ओर जा सकता हूँ, वापस आ सकता क्या? नहीं। मैं 7 से 4 की ओर जा सकता हूँ, वापस आ सकता है क्या? नहीं। यानी ये 7 किसी के भी साथ लूप बना रहा है क्या? नहीं। तो आप लेंगे देयरफॉर allocate एप्सिलॉन टू सेल, कौन सा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हैविंग कॉस्ट 7। डाल दें, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। तो चलो अब हम लगाएंगे मोदी मेथड। अब मोदी मेथड के लिए हमको क्या है? यहाँ पे डिमांड सप्लाई की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो डिमांड सप्लाई को हटा दो।
हटा दिया डिमांड और सप्लाई। हर एक रो को आप रिप्रेजेंट करोगे यू से, हर एक कॉलम को आप रिप्रेजेंट करोगे वी से। तो पहली रो u1, दूसरी रो u2, तीसरी रो u3 पहला कॉलम, v1 दूसरा कॉलम, v2 तीसरा कॉलम, v3 चौथा कॉलम, v4 आ गया। तो आप लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड ui and vj for each row and column respectively। किस तरीके से? such that for allocated cell के लिए क्या वैल्यू आनी चाहिए? Cij आना चाहिए ui प्लस vj आना चाहिए। फिर उसके बाद आप एक u या v की वैल्यू को लेते हैं 0। किसको? जिसमें सबसे ज्यादा अलोकेशन हो। अब देखो पहली वाली रो में 4 एलिमेंट है और चारों के चारों अलोकेटेड है, तो आप u1 की वैल्यू क्या ले लेंगे? 0। तो मैंने u1 को ले लिया 0। अब मैं डायरेक्ट v निकाल रहा हूं, मेरे साथ निकालिए। बताओ अगर v निकालना, c की वैल्यू क्या है? u प्लस v, तो v की वैल्यू क्या आएंगी? c माइनस u। तो पहले एलिमेंट के लिए c माइनस यू, c क्या है? 8 माइनस यू क्या है? 0। 8 माइनस 0 कितना आ गई v की वैल्यू? 8। दूसरे एलिमेंट के लिए कॉस्ट क्या है? 10 है, माइनस यू क्या है? 0। 10 में से 0 गया तो 10। तीसरे एलिमेंट के लिए कॉस्ट क्या है? 7 माइनस यू की वैल्यू 0। 7 में से 0 गया 7। फिर v की वैल्यू c यानी a 6 माइनस यू की वैल्यू 6 में से 0 गया 6। मिल गया? कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? अब देखिए हम सेम तरीके से u की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? यहां पे निकालना, आप किसकी वैल्यू चाहिए? u की। c इक्वल टू u प्लस v, तो मेरे को u की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे प्लस v उधर गया तो माइनस v, यानी कॉस्ट में से v को सब्ट्रैक्ट करो तो u2 क्या आएगा? कॉस्ट की वैल्यू u2 के लिए क्या है? 4 माइनस v की वैल्यू क्या है? 7। 4 में से 7 गया, कितना आ गया? -3 आया। सेम चीज ये 11 जहां पे, वहां पे u की वैल्यू निकालना है, v की दी हुई है, तो u की वैल्यू क्या रहेंगी? कॉस्ट जो है 11 माइनस v की वैल्यू जो है 10। 11 में से 10 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तब आपको पूरी वैल्यूज मिल गई। तो आपने लिया लेट u1 इक्वल टू v 0, तो आपको क्या मिला? v1 मिला 8, v2 मिला 10, v3 मिला 7, v4 मिला 6, u2 मिला -3, u3 मिला, मिल गया। कोई भी दिक्कत? अब बस ये वैल्यू निकाल के आपको क्या निकालना है? डी आई जे की वैल्यू। अगर सब पॉजिटिव आ गए या तो एक आधी 0 आ गए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब आप क्या करेंगे? अब आप ढूंढेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। कैसे? फॉर अनअलोकेटेड सेल्स। अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप यही टेबल में पूरी चीजें इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है? फॉर अनअलोकेटेड सेल डी आई जे की वैल्यू क्या रहती? सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे होती है। तो चलो पहला अनअलोकेटेड सेल कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है? -3 प्लस v की वैल्यू क्या है? 8 -3 प्लस 8 कितना हो गया? 5। तो कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेंगी वैल्यू? 7 बचेंगी। फिर से नेक्स्ट अनअलोकेटेड 9, इसके लिए u की वैल्यू -3, v की वैल्यू 10, दोनों को ऐड करो, -3 प्लस 10 कितना हो गया? 7। फिर कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा? 2 आ जाएगा। डायरेक्ट करना, पक्के में आएगा। जिनको अभी भी नहीं समझा गौर से देखो। नेक्स्ट अनअलोकेटेड कौन सा है? 7, यानी कॉस्ट है 7। मेरे को चाहिए कॉस्ट माइनस यू आई प्लस वीजे, तो पहले मैं 7 के लिए u की वैल्यू -3, v की वैल्यू 6, दोनों का ऐड करो, -3 प्लस 6 कितना हो गया? +3 हुआ। तो 7 में से ये दोनों का एडिशन यानी 3 गया, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। सेम चीज करो यहाँ पे। अब ये 9 को देखो, इसके लिए u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 8, 8 प्लस 1 9, 9 में से 9 गया, कितना बचेगा? 0। नेक्स्ट अनअलोकेटेड 10,
तो बताओ इसके लिए u की वैल्यू 1 प्लस v की वैल्यू 7, 7 प्लस 1 8, तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2। यहाँ पे 8 के लिए u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 6, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया 7। अब 8 में से 7 गया, कितना बचेगा 1। लिख दिया आप लोगों ने ऐसा, तो आप लिखेंगे फॉर अनअलोकेटेड सेल dij इक्वल टू ci माइनस ui प्लस vj। देयरफॉर अब जो वैल्यूज आई वो लिखते जाओ। पहले कहां पे निकाले, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए कितनी आई वैल्यू 7, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए कितनी आई 2, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम के लिए कितनी आई वैल्यू 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए कितनी आई वैल्यू 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए कितनी आई वैल्यू 2, थर्ड रो फोर्थ कॉलम के लिए कितनी आई वैल्यू 1। यहाँ पे देखो dij की वैल्यू एक जगह पे 0 आ रही है और बाकी जगह पे पॉजिटिव आ रही है, तो आप लेंगे सिंस ऑल dij is greater than equals to 0, therefore the solution under test is optimal, यानी सॉल्यूशन कैसा है ऑप्टिमल है, बट अल्टरनेट सॉल्यूशन एक्सिस्ट, मतलब इसको छोड़ के एक और सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, यहाँ पे है पक्के में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब निकाल लो। तो रहने दो इसको जैसा था, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ये टेबल बना दिए जहां पे आपने अलोकेशन दिखाया हुआ है, फिर आप निकालेंगे ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या आएंगे 8 मल्टीप्लाई होगा 25 से, प्लस 10 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हैं 7 मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन से, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 23 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 40 से, प्लस 11 मल्टीप्लाई होगा 30 से। फिर आप चाहो तो इनका एडिशन लिख दो, कितना निकालते हैं आप लोगों ने इनका एडिशन 548, तो इसका आंसर लिख दो 548, और यहां पे चाहो तो मेंशन कर दो सिंस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 therefore एप्सिलॉन इज निग्लिजिबल। अगर एप्सिलॉन निग्लिजिबल है तो 7 इंटू एप्सिलॉन भी क्या हो जाएगा निग्लिजिबल, तो आपने वो वैल्यू को क्या कर दिए निग्लेक्ट कर दिया, और आपका आंसर आ गया 540। क्या हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 848, कितने आने चाहिए 848, मतलब हमने यहाँ पे जब कैलकुलेशन किया हमने कुछ तो भी गलती की है, यहाँ पे 848 आना चाहिए था, हमने क्या गलत कर दिया यहाँ पे 3 + 6 9, 9 + 3 12, 14 4 कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 5 6 7 8, हाँ 848 आना चाहिए था, हमने 548 लिख दिया है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लो 848 आएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको डीजेनरेट वाले सॉल्यूशन भी समझ में आ गए होंगे। अब एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहता था कि हम लोग वो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के वक्त याद है आप लोगों को वैल्यूज को चेंज करते थे, जैसे ये वाले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, याद है आप लोगों को हमने ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 किया था, तो यहाँ पे हमेशा आपको मिनिमम वैल्यू देखना पड़ता है, याद है ना वाली चीज आपको पक्के में। तो वो मिनिमम कहाँ पे देखना पड़ता है, जहां पे भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आप देखो हम लोगों को जो पॉइंट मिला था 11 में मोस्ट नेगेटिव मिला था हमको, तो हमको 11 पे वैल्यू को इंसर्ट करना था। यहाँ पे कॉस्ट ये क्या था, कॉस्ट आपका 13, नीचे वाले में कॉस्ट था 18, उसके बाद वाले में कॉस्ट था 15, उसके ऊपर वाले में कॉस्ट था 12, उसके बाजू वाले में कॉस्ट था 14, फिर उसके बाद वाले में कॉस्ट था 11। तो आपको सीक्वेंस याद है ना, जहां पे वैल्यू इंसर्ट करना वहां पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आप वैल्यू मिनिमम वाली कहां पे देखते, सिर्फ और सिर्फ जहां जहां पे नेगेटिव आ रही है, जैसे 14 में
14 में कितना लोकेशन है 3, तो आपको मिनिमम लेना पड़ेगा या तो 3 में से, अगला नेगेटिव कहाँ पे 15, 15 में क्या है 1, तो आ गया 1, उसके बाद है अगला नेगेटिव 13, 13 में क्या है 2 अलोकेशन, तो इनमें से मिनिमम कौन था 1, तो हमने यहाँ पे ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 1 किया, हर जगह पे यहाँ पे +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 किया ऐसा। तो आपको याद रखना, आप मिनिमम कौन सा वाले पॉइंट का देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जहां पे वैल्यू कैसी आती है नेगेटिव आती है, जैसे ये वाले भी क्वेश्चन में हमने शायद किया था, है ना। यहाँ पे भी किया था हमने सेम चीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल था वो कुछ इस तरीके का था, हमको 3 पे वैल्यू को क्या करना था इंसर्ट करना था, 3 मोस्ट नेगेटिव था। तो चलो यहाँ पे लूप कौन से वाले बना रहे थे, नीचे के 4 वाले बना रहे थे, तो 3 था 1 था 6 था 2 था ऐसा। मेरे को 3 वाले पे इंसर्ट करना था, जिस पे भी इंसर्ट करना था उसको प्लस लेते, उसका पड़ोस वाला माइनस, फिर उसके नीचे वाला प्लस, फिर उसके पड़ोस वाला माइनस, फिर माइनस के बाजू में प्लस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे माइनस वाले में कौन कौन आ रहा है, 1 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो आप अलोकेशन किसके देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 का अलोकेशन क्या है 8, फिर 6 का अलोकेशन क्या है 2, तो इनमें से मिनिमम लेना है, इनमें से मिनिमम कौन था 2 करके हमने देखा पहले क्वेश्चन में क्या किया है, ऐड 2 एंड सब्ट्रैक्ट 2। याद रखेंगे तो ये कंसेप्ट याद रखना, आपको मिनिमम कहां पे लेना है नेगेटिव वाली वैल्यू का, तभी तो एक सेल आएगा तो दूसरा जाएगा, क्योंकि है ना ये वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम में ऐसा आप मिनिमम देखते हो ना रैंडमली भी तो भी आंसर आया था, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन है ना बहुत बुरा फंसा देते हैं आपको करके, आपको ये वाला कंसेप्ट एग्जैक्टली आना चाहिए कि आपको मिनिमम कौन सी वाली वैल्यू से देखना है, मिनिमम आपको हमेशा नेगेटिव वाली वैल्यू से देखना है। हम ढूंढेंगे, हमको अभी 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 हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ है करने का, जो है जहाँ पे आपके पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, देखेंगे उनमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो, नहीं तो फिर मैं एक आधी ऐसा क्वेश्चन ढूंढता हूँ जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, फिर हम वाले क्वेश्चन को देखेंगे और हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाएगा समाप्त। तो उम्मीद है यहाँ तक के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।